गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको सक्रिय अवशोषण की क्रियाविधि पर आपसे चर्चा की, जिसमें मैंने आपको वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना के बारे में आपको बताया और आपको बताया कि वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना पीटर माइकेल ने दी, जिसको हम आपको फैराडे माइकेल भूल गए, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर लें कि वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना पीटर माइकेल ने दी, न कि फैराडे माइकेल ने दी। ठीक है, आज हम लेसन नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है मानव में रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। यहाँ पर हम तंत्रिका अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, हार्मोन के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको मानव में जो 10 ग्रंथियां होती हैं, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, लेसन नंबर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय। ये आज का हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, देखिए, मानव में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। देखिए, मानव के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है। मानव में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और मानव के शरीर में जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप मानव के शरीर के अंदर जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जैव रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, ये जैव रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो वातावरण, ठीक है, जैव रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो वातावरण में होने वाले 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो जैव रासायनिक जो पदार्थ हैं वो उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप मानव के शरीर के अंदर बने हैं। साथ में वातावरण के अंदर 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और कौन सा होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो वातावरण में होने वाले जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इनका सामना, यानी कि मानव को इन जैव रासायनिक पदार्थ और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का सामना क्या है, मानव के शरीर को करना पड़ता है। अर्थात मानव के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और ये उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप मानव के शरीर में जैव रासायनिक पदार्थ बनते हैं। जैव रासायनिक पदार्थों के साथ साथ वातावरण में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का सामना भी मानव को क्या है, करना पड़ता है। अर्थात मानव के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, मानव के शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो श्वसन की क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन की हो, चाहे पाचन की हो, किसी भी प्रकार की क्या है, जैविक क्रियाएं हो। तो मानव के शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, उन जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, उनको वातावरण के साथ क्या करना पड़ता है, समस्थापन बनाना पड़ता है।
अर्थात मानव को अपनी जैविक क्रियाओं को या मानव को विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए वातावरण के साथ समस्थापन बनाना पड़ता है। इस कार्य के लिए क्या है, मनुष्य के तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका तंत्र होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात मानव के शरीर की जैविक क्रिया और वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट बनाया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिकाओं के द्वारा और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। अर्थात ये मानव के अंदर क्या होता है, समस्थापन स्थापित होता है। यहां पर हम सबसे पहले आप बात कर रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, देखिए ये पहला टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, न्यूरो क्राइनोलॉजी। देखिए न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर के बना है। न्यूरो का अर्थ होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइनो का अर्थ होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। नर्वस सिस्टम का अर्थ होता है तंत्रिका तंत्र, अर्थात मानव के शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र और कौन सी, अंतःस्रावी। एंडोक्राइन का अर्थ होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। स्टडी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का सामूहिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कैसे किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है, सम्मिलित रूप से किया जाता है, उसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और आपको हमने बताया कि मानव में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए वातावरण के साथ उन्हें समस्थापन स्थापित करना होता है या समस्थापन बनाना पड़ता है, और समस्थापन बनाने के पश्चात, ठीक है, इस कार्य को पूरा करने के लिए मनुष्य की तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से या सामूहिक रूप से क्या करना पड़ता है, दोनों को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तंत्रिका तंत्र को भी काम करना पड़ता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कार्य करना पड़ता है। तो तंत्रिका, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी की परिभाषा हुई कि मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को ही न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। या इसकी परिभाषा, डिटेल परिभाषा दें तो हम ये बोल सकते हैं कि मानव के अंदर जैविक क्रियाओं, मानव के शरीर के अंदर या मानव की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए वातावरण के साथ समस्थापन बनाना पड़ता है, जिसके लिए मानव के शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का सामूहिक रूप से क्या करना पड़ता है, सामूहिक रूप से कार्य करना पड़ता है या उनका अध्ययन किया जाता है, उसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं आपका ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियों के प्रकार, टाइप ऑफ ग्लैंड्स। देखिए मानव के शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव के शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है, जिनमें हम सबसे पहले ग्रंथि पर बात कर रहे हैं वो है बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। नंबर 1 हो गया बहिर्स्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी ग्रंथि है जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, MIXED, मिक्स्ड ग्लैंड, GLAND। ठीक है, तो मानव के शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रित ग्रंथियों की, आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मिश्रित ग्रंथियों में आपने यहां पर इस तरीके की एक अनियमित आकार की संरचना देखी होगी, जिसे क्या कहा जाता है? अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। कौन सी? पैनक्रियाज ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है, जिसको हम पैनक्रियाज ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा क्या है? कुछ विशेष प्रकार के स्रावों का निर्माण किया जाता है, अर्थात अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशयी रसों का श्रावण किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? अग्नाशयी रसों का श्रावण किया जाता है। और यह अग्नाशयी रसों को, ठीक है, अग्नाशयी रसों को किस में डालती है? ग्रहणी के अंदर क्या है? डाल देती है। ठीक है, और ग्रहणी में किसके द्वारा डालती है? ग्रहणी के अंदर किसके द्वारा डालती है? नलिकाओं के माध्यम से अग्नाशयी रसों को किस में डाल दिया जाता है? किस में डाल दिया जाता है? ग्रहणी में डाल दिया जाता है। अर्थात अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार से बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। क्लियर बात होगी। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि की परिभाषा क्या होगी? कि ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावों को, ठीक है, ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावों को नलिकाओं के द्वारा, अपने स्रावों को नलिकाओं के द्वारा किस में डाल देती है? इस ग्रहणी के अंदर क्या है? डाल देती है। ये ग्रहणी है और इस ग्रहणी के अंदर क्या है? अपने स्रावों को डाल देती है। उसे बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं, बहिर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। बहिर्स्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि की परिभाषा क्या हुई? कि वे ग्रंथियां या ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्रावों को नलिकाओं के द्वारा, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात नलिका युक्त ग्रंथियों को बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। दूसरी ग्रंथि हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। एक होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होते हैं, एक पीयूष ग्रंथि होते हैं, एक पीनियल ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में होती है। 2 गले के अंदर होते हैं, एक थायराइड होती है, दूसरी होती है पैराथायराइड। एक हमारी चेस्ट में होती है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है और जनक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं? ये इन ग्रंथियों में जो बनने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा बने हुए जो स्राव होते हैं, उन स्रावों को बिना नलिकाओं के द्वारा सीधे ही रक्त में क्या है? छोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार की ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अर्थात बिना नलिकाओं के द्वारा, ठीक है, बिना नलिकाओं के द्वारा, ठीक है, ग्रंथियों के स्राव को सीधे किस में डाल दिया जाता है? रक्त में डाल दिया जाता है, रक्त में पहुंचा दिया जाता है। उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अर्थात नलिका विहीन ग्रंथियों को ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये शॉर्ट परिभाषा हो गई, संक्षिप्त परिभाषा। नलिका विहीन ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि कहते हैं?
अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इसकी अगर डिटेल परिभाषा खोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त में बिना नलिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न ऊतक और अंगों में क्या करती है, पहुंचाने का कार्य करती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा रासायनिक पदार्थों का स्राव किया जाता है, रासायनिक यौगिकों का स्राव किया जाता है, और उन रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक या पदार्थों को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहते हैं। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि के द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, ग्लूकागोन हार्मोन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, जैसे करो या मरो ग्रंथि के नाम से जानते हैं, F3 ग्रंथि के नाम से जानते हैं, S4 ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, आपको बता दूं, ये नलिका विहीन होती है और इन ग्रंथियों से बने हुए जो स्राव होते हैं उन स्रावों को सीधे ही रक्त में क्या है, बिना नलिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, अंग होते हैं, उन तक क्या है, पहुंचा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। वो कौन सी ग्रंथियां कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि के बारे में। देखिए मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मैं आपको बता दूं। अग्नाशयी जो ग्रंथि होती है, ये मैंने आपको बहिर्स्रावी में भी उदाहरण दिया है, अंतःस्रावी में भी दिया है, क्योंकि अंतःस्रावी में मैंने बताया कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां तो अग्नाशयी रस के रूप में ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में यहाँ पर क्या है, एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे लैंगरहैंस द्वीप कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। तो ये बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये बहिर्स्रावी, अग्नाशयी जो ग्रंथि होती है वो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात ऐसी ग्रंथि जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथि के रूप में कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो वे ग्रंथियां जो बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और अग्नाशय जो ग्रंथि होती है इसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। इंडिविजुअल रूप से देखा जाए तो बहिर्स्रावी ग्रंथि किस प्रकार से कि अग्नाशय ग्रंथियां जो होती हैं उससे अग्नाशय रस का स्राव होता है, अग्नाशय रस जो होता है उनको नलिकाओं के माध्यम से ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। परंतु इसी अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं होती हैं। जिनमें अल्फा कोशिकाएं जो होते हैं उनसे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिकाएं जो होते हैं उनसे इंसुलिन हार्मोन होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन को सीधे रक्त में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जो मनुष्य के शरीर के अंदर जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। मैं इनकी एक एक की परिभाषा दे रहा हूं। बहिर्स्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां, ठीक है, जो अपने स्राव को नलिकाओं के द्वारा, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, उन्हें बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त में, अपने स्राव को सीधे रक्त में बिना नलिकाओं की सहायता से शरीर के ऊतक और अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में क्या करती हैं, कार्य करती हैं, उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है।
ठीक है। आग्नाशयी ग्रंथि जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि होते हैं, अर्थात जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं, अब हम बात करते हैं जा रहे हैं थोड़ा सा हम इनके हाँ भाई देखिए 1855 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। 1855 में क्लॉड बर्नार्ड नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने, क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किया था। अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किसने किया था, इंटरनल सीक्रेशन। इंटरनल सीक्रेशन, इंटरनल सीक्रेशन, इंटरनल सीक्रेशन वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय क्लॉड बर्नार्ड इन 1855। क्लॉड बर्नार्ड ने 1855 में अंतःस्राव शब्द का क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया। देखिए आपको बता दूं, थॉमस एडिसन को, किसको, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक कहा जाता है। थॉमस एडिसन इज नोन एज ए फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, या एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। हम कह सकते हैं थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी, थॉमस एडिसन नाम का जो वैज्ञानिक था, थॉमस एडिसन नाम का जो वैज्ञानिक है, इसे एंडोक्राइनोलॉजी का, एंडोक्राइनोलॉजी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक तीसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 के अंदर, ठीक है, 1905 के अंदर, 1905 में स्टार्लिंग नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। 1905 में स्टार्लिंग नाम का एक वैज्ञानिक था और स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। हार्मोन शब्द का प्रयोग 1905 में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया और इन्होंने, किसने, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन को उत्तेजक शब्द की क्या दी थी, या उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की क्या दी थी, संज्ञा दी थी, उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। तो उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा किसने दी थी, हाँ, यानी कि स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दी। हार्मोन शब्द का अर्थ होता है एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का अर्थ होता है उत्तेजक, ठीक है। तो 1905 में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया और स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की क्या दी थी, संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, उत्तेजक पदार्थ की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। देखिए 1903 में दो वैज्ञानिक हुए थे, एक का नाम था बेलिस और दूसरे नाम वैज्ञानिक का नाम आपको अभी बताया मैंने, स्टार्लिंग। बेलिस और स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने जो ग्रहणी होती है, ठीक है, ग्रहणी की जो श्लेष्मा कोशिका होती है, ठीक है, और श्लेष्मा कला की जो श्रावी कोशिका होती है, श्लेष्मा कला की जो श्रावी कोशिकाएं होती हैं, उन श्लेष्मा की, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, 1903 में बेलिस और स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक, 1903 में बेलिस और स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने ग्रहणी जो होती है, ठीक है, ग्रहणी की कौन सी, श्लेष्मिका कला, कौन सी कला, श्लेष्मिका कला यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन, और श्लेष्मिका कला की कौन सी कोशिका होती है, सीक्रेटरी सेल, जिसको बोलते हैं श्रावी कोशिका। श्लेष्मिका कला की कौन सी कोशिका, श्रावी कोशिकाओं से सबसे पहले एक हार्मोन क्या है, प्राप्त किया और उस हार्मोन को उन्होंने क्या नाम दिया, सीक्रेटिन नाम दिया। उस हार्मोन को क्या नाम दिया, सीक्रेटिन नाम दिया।
तो ये सीक्रेटिन नाम दिया गया और सबसे पहले किसने दिया? बैलिस और स्टार्लिंग। एक बार फिर बता रहे हैं, 1855 में क्लार्क बर्नार्ड ने अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किया, इंटरनल सीक्रेशन शब्द का प्रयोग किया। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। 1905 में स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, स्टार्लिंग ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ या एक्साइटमेंट पदार्थ का नाम दिया। ठीक है, 1903 में बैलिस और स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने ग्रहणी की सलेस्मिका कला की स्रावी कोशिकाओं से एक हार्मोन प्राप्त किया जिसे सीक्रेटिन के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, तो ये सीक्रेटिन हार्मोन जो सबसे पहले प्राप्त किया गया वो बैलिस और स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं हार्मोन क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हार्मोन जो है वो एक हार्मोन जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 के अंदर, ठीक है, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, हार्मोन एक ऐसा रासायनिक यौगिक होता है जो मानव के शरीर में उत्तेजन पैदा करता है, जो मानव के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन की परिभाषा क्या हुई कि हार्मोन एक ऐसा रासायनिक यौगिक या पदार्थ होता है जो मानव के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक दूत भी होता है। हार्मोन क्या होता है? एक रासायनिक दूत होता है जो क्या काम करता है? अंतःस्रावी पदार्थों को या अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संश्लेषित होता है। अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है? संश्लेषित होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं हार्मोन के गुण या विशेषताएं। ठीक है, हार्मोन की क्या गुण होते हैं या क्या विशेषताएं होती है या क्या लक्षण होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन, और देखिए हमने लिख दिया है प्रॉपर्टीज, हार्मोन के लक्षण या विशेषता। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला हार्मोन की विशेषता हम आपको बता रहे हैं। हार्मोन के अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। हार्मोन के अणु कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। नंबर एक बात, हार्मोन के अणु कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। दूसरा है हार्मोन का जो अणु भार होता है वो कैसा होता है? कम होता है। दूसरा क्या हो गया? हार्मोन का अणु भार कैसा होता है? कम होता है। तीसरा है हार्मोन जो होता है वो जल के अंदर कैसे होता है? अधिकांशतः हार्मोन जल के अंदर कैसे होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। जल के अंदर कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। अधिकांशतः हार्मोन जल के अंदर कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बता दूं, हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से, हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से कौन सी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। देखिए हार्मोन रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के मैं बता रहा हूं कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है। परंतु थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? आपको बता दूं, वो प्रोटीन के व्युत्पन्न होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन का क्या होता है? व्युत्पन्न होता है। प्रोटीन का व्युत्पन्न होता है। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होता है। कौन सा होता है प्रोटीन प्रकृति का? इंसुलिन हार्मोन। और प्रोटीन का व्युत्पन्न कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। क्लियर बात होगी। लिपिड के रूप में आपको मैं बता दूं, स्टीरॉयड होता है। लिपिड के रूप में कौन से होता है? स्टीरॉयड होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन का आधार मैं आपको बता दूं कोलेस्ट्रॉल होता है। आपसे पूछा जाए कि स्टीरॉयड हार्मोनों का आधार होता है, तो स्टीरॉयड हार्मोनों का आधार कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है।
मैं आपको बता दूं कि ये हार्मोन जो होते हैं वो रक्त, ठीक है, द्वारा पूरे शरीर के अंदर क्या होता है, संचरित होता है। हार्मोन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो हार्मोन के गुण या लक्षण या विशेषताओं पे मैंने बात की, तो हार्मोन के अणु छोटे होते हैं, हार्मोन का अनुभार कम होता है, हार्मोन अधिकांशतः हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन मैंने आपको बताया। प्रोटीन का व्युत्पन्न कौन होता है, थायरोक्सिन होता है। वसा या लिपिड का कौन सा होता है, स्टेरॉइड होता है, खासतौर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और स्टेरॉइड हार्मोन का जो आधार होता है वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन होता है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ अंतःस्रावी, टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं, मेजरली 10 प्रकार की होती है। मानव के शरीर के अंदर कितने प्रकार की होती है, 10 प्रकार की होती है, ठीक है। हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6, ये हो गया 7, ठीक है, 8 9 और ये 10, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि नंबर 1, नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, नंबर 3 पीनियल ग्रंथि। 3 ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में होती है, 2 ग्रंथियां हमारे गले में होती है, एक थायराइड ग्रंथि होती है और दूसरी पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कितनी हो गई टोटल, 5। एक होती है बच्चों के अंदर मेजरली थाइमस ग्रंथि, परंतु जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे अपराशित हो जाते हैं या आकार में छोटी हो जाती है। कितनी हो गई, 6। 7वीं हो गई हमारी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी हो गई है, अग्नाशय ग्रंथि। क्लियर बात हो गई। 8वीं हमारी कौन सी हो गई है, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। और 9वीं हो गई वृषण और 10वीं कौन सी हो गई है, अंडाशय। इस तरीके से मानव के शरीर में 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इज इट क्लियर। देखिए 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव में पाई जाती है। एक बार हम लिख के बता रहे हैं। सबसे पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नंबर 1। नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 3 पीनियल ग्लैंड, PENEL, जैसे बायोलॉजिकल जैविक यानी कि बायोलॉजिकल वॉच के नाम से जानते हैं, जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजिकल वॉच। तीसरा के बाद चौथी हो गई आपकी थायराइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड। 5वीं हो गई है पैराथायरॉइड ग्लैंड। 6ठी हो गई है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। 7वीं आपकी हो गई है पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड। 8वीं हो गई है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। 9वीं हो गई है टेस्टिस, वृषण। और 10वीं हो गई है आपकी अंडाशय, ओवरी। इनको हम जनन ग्रंथि भी कहते हैं, गोनेड ग्लैंड्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 10 प्रकार की मानव के शरीर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम बारी बारी से 10 ग्रंथियों पर आपसे चर्चा करेंगे
कि भाई इन ग्रंथियों की संरचना कैसी होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी कमी से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इनकी अधिकता से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी बिंदुओं पर हम आगे आने वाले वीडियोज में आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाई कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।